हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पर। बेटा हम लोग पिछले वाले लेक्चर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था और क्या किया था, कुछ हमने डीएनए आरएनए के ऊपर क्वेश्चंस किया था। आज इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, इस लेक्चर में हम जेनेटिक्स के ऊपर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जेनेटिक्स के ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग मतलब क्या बोला है? ये बोला है कि पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है प्रोजेनी में। किसमें होता है? प्रोजेनी में। तो प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है किसके वजह से बेटा? हेरेडिटी के वजह से। किसके वजह से? हेरेडिटी के वजह से। हेरेडिटी का मतलब क्या होता है? हेरेडिटी का मतलब होता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए का जो चेंजेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेरेडिटी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? बी या दूसरा। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरेडिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? हेरेडिटी हो गया। अच्छा लग रहा है ना? हाँ लगेगा बेटा, समझोगे तो लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा तो बच्चों वाला सवाल पूछा है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सर मैं कैसे बताऊं, यहाँ पे तो लाइव चैट भी नहीं चलता। कोई बात नहीं, मन में बता। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन नहीं बेटा, जॉन की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेगर जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए बी, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरे का आंसर क्या हो गया बेटा? बी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जेनेटिक इज। The alternate form of genetic is a alternate type, recessive character, dominant character और allele। The alternate form of gene मतलब क्या हो गया? जीन के अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं कि बेटा कैरेक्टर, मैं बोल दूं कैरेक्टर, मैं बोलूं बेटा कैरेक्टर और दूसरा वर्ड लिखूं ट्रेट, तो दोनों में अंतर क्या है? कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर है क्या बेटा? तो अंतर कुछ ऐसा है कि मैं बोल दूं हाइट ऑफ प्लांट। मैं अगर एक वर्ड लिखूं हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट इज अ कैरेक्टर एंड ट्रेट इज द टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या हो गया बेटा? उसका ट्रैट हो गया। तो ट्रैट दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है डोमिनेंट। एक का नाम क्या होगा? डोमिनेंट, और दूसरे का नाम क्या होगा? रिसेसिव या रेसेसिव। ठीक है ना? तो जो प्लांट की हाइट होगी वो एक कैरेक्टर है, और इसके दो ट्रेट हुए, एक लंबा पौधा, दूसरा ड्वार्फ पौधा। तो इसलिए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एलील। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया डी, एलील। क्या हुआ? एलील। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। सबसे पहले बेटा हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। हमारे पास दो कैरेक्टर है, हाइट ऑफ प्लांट। मैंने कहा कि हाइट ऑफ प्लांट एक कैरेक्टर है और इसके दो ट्रेट है। क्या इसके दो ट्रेट है सर? एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी और स्मॉल टी।
तो हमने कितना कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर लिया। तो जब हम एक कैरेक्टर लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर बेटा कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉल। हम बेटा फिर से क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा, F2 जनरेशन। क्या होगा, F2 जनरेशन, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या हो जाएगा, टॉल। हम क्या करेंगे बेटा, फिर से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया, F3 जनरेशन। क्या हो गया, F3 जनरेशन, तो क्या हो गया, टॉल। क्या हो गया, टॉल। अगर मैं फिर से क्रॉस करा दूं तो क्या हो जाएगा, F4 जनरेशन, और ये हो सकता है मिल जाए स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ। क्या हो गया, ड्वार्फ। तो अगर हम 3 बार क्रॉस कराते हैं, अगर 3 बार क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है बेटा, 3:1। क्या मिलता है, 3:1 का रेशियो मिलता है। मतलब सर मैं समझा नहीं, 3:1 का रेशियो का मतलब हुआ कि 3 बार टॉल, 1 2 3, 1 टॉल, 2 टॉल, 3 टॉल, कितना टॉल हुआ, 3 टॉल हुआ, और कितना टॉर्क हुआ, 1 हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, 3:1। 3:1 रेशियो हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का बी। बोलिए क्या आया समझ में आपको, क्या आया समझ में, नहीं कोई बात नहीं, फिर समझेंगे, कोई बात नहीं, क्या करेंगे बेटा, हम फिर से समझेंगे, बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला मैं बोला बेटा आपको, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमारे पास क्या है, प्लांट का एक कैरेक्टर है। हमारे पास क्या है, प्लांट का एक कैरेक्टर है। प्लांट का कैरेक्टर क्या है, तो प्लांट का कैरेक्टर है हाइट। प्लांट का कैरेक्टर क्या है, हाइट। इस हाइट का 2 होगा बेटा, एक क्या होगा टॉल, दूसरा क्या होगा ड्वार्फ। एक क्या होगा टॉल, दूसरा होगा डार्क। टॉल को दिखाते हैं कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को दिखाते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का एक एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो हम उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो कैपिटल टी इज एक कैरेक्टर और ये एक कैरेक्टर, तो दोनों का एक कैरेक्टर हुआ, तो क्या हो गया बेटा, बताइए। इस दोनों का जब एक कैरेक्टर हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिला, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो इस जनरेशन को क्या कहेंगे, F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल भी इसको बोलते हैं। तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी, F1 जनरेशन में कैपिटल 2। एक बार फिर से हमने क्या किया बेटा, F2 जनरेशन में कराया तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब क्या हो गया, टॉल। इसका भी मतलब क्या हो गया, टॉल। एक बार फिर से कराएंगे F3 जनरेशन। क्या कराएंगे, F3 जनरेशन, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी। क्या मिलेगा, कैपिटल टी। फिर से अगर कराएंगे तो हो सकता है कि स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ। तो हुआ क्या बेटा, हुआ क्या बेटा, 3 बार क्या मिला, 3 बार टॉल, 1 बार स्मॉल, 3 बार टॉल, 1 बार स्मॉल, तो हम क्या बोलेंगे, 3:1। 3:1। सर क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन। क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर सिग्मा। ट्रांसफर ऑफ एंथर होता है सिग्मा स्टाइल और ओवरी में, मतलब कि पॉलन का ट्रांसफर होता है फीमेल पार्ट में, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा,
ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज। ठीक है बेटा, बोला है अगर F1 तो उसके पेरेंट्स क्या होंगे? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, F1 क्रॉस, ऑल ऑफ द एबव। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कैपिटल टी है और यहाँ पर स्मॉल टी है। तो जब इसमें हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है? F1 जनरेशन मिलता है। क्या मिलता है? F1 जनरेशन। तो पूछ रहा है ये कौन सा क्रॉस है? बेटा ये कौन सा क्रॉस है? तो क्या बोलेंगे? ये बैक क्रॉस है या टेस्ट क्रॉस है? तो ये क्या है? टेस्ट क्रॉस है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बी। ए। क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए, टेस्ट क्रॉस। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? एक मिनट बेटा पानी पी लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सबसे पहले बता दूं कि मेंडल के 3 नियम आए बेटा। मेंडल के 3 क्या आया? लॉ आया। इस लॉ को किसने कन्वर्ट किया था बेटा? कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस क्या थे बेटा? मेंडल के चेला। मेंडल के क्या थे बेटा? काम को रीडिस्कवर्ड किया था। तो कार्ल कोरेंस ने क्या किया था? उन्होंने जो अपने डाटा को लिखा था उसी डाटा को कन्वर्ट कर दिया लॉ में। किसने कन्वर्ट कर दिया? लॉ में बेटा। बताया था कल वाले वीडियो में। तो मेंडल के 3 लॉ लाया बेटा। पहले नंबर पे लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरे नंबर पर आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ये है मेंडल के 3 नियम। तो बोला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ जीन एलियंस spread from each other during gametogenesis. Segregation of factor is due to the segregation of chromosome during meiosis. तो बेटा इसका आंसर है ए आंसर है। उन्होंने बोला था कि जो सेग्रीगेशन होता है वो प्यूरिटी के लॉ ऑफ जीन के हिसाब से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? 6 फिर से 6। एक मिनट बेटा। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, कोई बात नहीं बेटा। ये बोला है होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो सबसे पहले होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम। होमो मतलब सेम, जाइगोट का मतलब क्या हो गया? सेम जाइगोट। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के जाइगोट। तो ये करता क्या है बेटा? ये करता है, क्या करता है? बैक क्रॉस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, टेस्ट क्रॉस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगोट डिटरमाइंड बाय बैक टेस्ट क्रॉस।
क्या करता है बेटा, टेस्ट क्रॉस करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बेटा सी, 6 का सी, टेस्ट क्रॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एन एक्सपेक्टेशन मेंडल इज लॉ, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, लिंकेज, डोमिनेंस, प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो कौन सा मेंडल का लॉ नहीं है, कौन सा मेंडल का लॉ इंडिपेंडेंट है बेटा, लिंकेज नहीं है, डोमिनेंस है, प्यूरिटी ऑफ गैमेट है। इसलिए ये आंसर हो गया बी, 7th का आंसर हो गया बी, एन एक्सपेक्टेशन टू मेंडल्स लॉ, 7th का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, पी प्लांट वेयर यूज्ड इन मेंडल एक्सपेरिमेंट बिकॉज दे वेयर चीप, they had contrasting character, they were available easily, all of the above। कि क्यों बेटा मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चूज किया था, मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। वाई चूज पी प्लांट, क्योंकि बेटा वो इजीली क्या होता है, कैरेक्टर बाहर से विजिबल होता है इसलिए, और उसका बेटा जल्दी से क्या होता है, लाइफ साइकिल पूरा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दे वेयर चीप, सस्ता है, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दे वेयर अवेलेबल इजली, ऑल ऑफ द एबव। 8th का डी, 8th का आंसर क्या हो गया बेटा, डी हो गया, 8th का आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द एबव, सारे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूसेस अ फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज। क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द जीन, इसलिए 9th का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है बेटा, आप पहले से जानते ही थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है बेटा, मेंडल फाइंडिंग वेयर रीडिस्कवर्ड बाय, मेंडल के काम को किसने रीडिस्कवर्ड किया। बेटा थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा मेंडल्स के बारे में, 2 मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहला बेटा 1856 से लेकर के 1863 तक उन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। 1865 में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया, अपने वर्क को पब्लिश किया। जब उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल, नॉट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। फिर 1865 के बाद उनका जो भी डाटा था रिकॉग्नाइज नहीं किया। तब क्या हुआ बेटा, 3 साइंटिस्ट कौन कौन, कार्ल कोरेंस बेटा, कार्ल कोरेंस, दूसरा ह्यूगो डिब्रीज और टेस्मार्क। तीसरे नंबर के साइंटिस्ट TSCHERMARK, टेस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट ने मिल करके मेंडल के काम को रीडिस्कवर्ड किया। रीडिस्कवर्ड क्यों किया बेटा, क्योंकि हो सकता है कि वो जो अपना काम किया था इनको अच्छा लगा हो और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो सब कुछ सही लगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, काम को रीडिस्कवर्ड किया। तो बेटा जो मेंडल थे वो अपना डाटा दिया था स्टैटिक्स के ऊपर उन्होंने क्या किया था, अपना डाटा दिया था। तो कार्ल कोरेंस ने मेंडल, देखना बेटा, मेंडल गिवन डाटा आर कन्वर्टेड इनटू लॉ, इन्होंने क्या किया, लॉ में कन्वर्ट कर दिया। कार्ल कोरेंस ने जो मेंडल का गिवन डाटा था उसको कन्वर्ट कर दिया लॉ में। ह्यूगो डिब्रीज ने क्या किया था बेटा, लॉ ऑफ प्यूरिटी, लॉ के ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक बुक को पब्लिश किया था। ठीक है ना, यही 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या किया,
इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। तो कार्ल कोरेल, ह्यूगो डी व्रीज और टेस्मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बेटा? डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। 10 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 11 बोला है एलील आर। एलील क्या होता है? तो एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन लिंक जीन क्रोमोसोम दैट हैव क्रॉस्ड ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो एलील्स क्या होता है बेटा? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन के अल्टरनेट फॉर्म को ही क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम है बेटा, या इसके ऊपर में ऐसे जीन बना दिया, तो जीन के अल्टरनेट फॉर्म को ही क्या कहेंगे? एलील। इसलिए 11 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से 10, 11, ठीक है, 12 की जगह 6 आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? मैं 12 ही मानेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर मैं इसको 12 बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है लिखा है द ज्योमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प द फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज बेटसन स्क्वायर, मेंडल स्क्वायर, पनेट स्क्वायर। अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको दिखा के। देखिएगा, अगर हमारे पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इस दोनों के बीच में जब हमने क्या कराया बेटा? क्रॉस कराया, तो क्या मिल गया? टॉल प्लांट मिल गया। क्या मिल गया? टॉल प्लांट। तो एक क्या होता है? एक पन्नेट स्क्वायर बनाया गया था बेटा। ऐसा पन्नेट स्क्वायर बनाया गया था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर टी टी और यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसके बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी। अच्छा नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट बेटा बस। पन्नेट स्क्वायर नीट 2019 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर क्या बनेगा सर? यहाँ पर तो बनेगा मेल और फीमेल। क्या बन जाएगा यहाँ पर? मेल और फीमेल। तो ये हो गया फीमेल और ये हो मेल और ये हो गया फीमेल। तो अगर इसके बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, और ये क्या हो गया? स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब क्या हुआ? 3:1 का रेशियो मिल गया। तो यही क्या होता है बेटा? पन्नेट स्क्वायर होता है। क्या होगा ये? पन्नेट स्क्वायर होता है। नीट 2000, सुनिएगा बेटा, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पन्नेट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दिया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बेटा सी। 13 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? 13 का सी हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 बोला है बेटा विच टर्म रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, कोडोमिनेंट जीन, एलिलोमॉर्फ। तो क्या था बेटा? हेटेरोजाइगस था या होमोजाइगस था? 7 कैरेक्टर था बेटा हेटेरोजाइगस, 7 कैरेक्टर था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया? मेंडल के ऊपर का एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन किया, डीएनए आरएनए के ऊपर कुछ क्वेश्चन किया। ठीक है, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो हमारा बेटा अब तक 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम अगले वीडियो में और मिलेंगे, कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो क्या होगा आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, ठीक है, हौसला बुलंद रखिए। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, थैंक यू।